जय हिंद दोस्तों अफगानिस्तान आज के दिन हिंदुस्तान या पूरी दुनिया के अंदर डिस्कस किया जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर तालिबान जब से कब्जा करके आया है, अफगानिस्तान के अंदर सरकार बनाई है, तब से अब तक ये पूरी जो सीरीज़ है उसके ऊपर एक नज़र डालनी है। तो मैं इसके ऊपर एक पूरे इस अफ़गान कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर छोटे छोटे टॉपिक्स के तौर पर नज़र डालने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से अफ़गानिस्तान ने वहां एंटर किया और पूरा जियो पॉलिटिकल आस्पेक्ट जो है ये समझाया जाएगा। उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि अगर आप या आपका कोई भाई बहन या बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उनके लिए एनसीईआरटी का बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर एनसीईआरटी का बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, तो यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप एनसीईआरटी को ढंग से यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से पढ़ें। और मज़े की बात यह है यूपीएससी का एनसीईआरटी पर्सपेक्टिव एग्जैक्टली वही है जो बच्चे का 6, 7, 8 या 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और इवन ग्रेजुएशन में होना चाहिए। तभी यूपीएससी एनसीईआरटी को सबसे ज़्यादा प्रेफर करती है और पीटी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन सीधे यूपीएससी एनसीईआरटी से पूछती है। और मेंस के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर, ऑप्शनल जैसे सब्जेक्ट्स के अंदर भी पीटी के ऑप्शनल जैसे सब्जेक्ट्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी से रखे हुए मिलते हैं। लेकिन अप्रोच हमारी वैसी डेवलप नहीं हो पाती क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम, बहुत से स्कूलों में तो कुंजियाँ गाइडें और न जाने क्या क्या पढ़ के पास हो जाते हैं, बस बुक को समझते नहीं हैं। टीचर्स ही नहीं समझ पाते तो स्टूडेंट कहाँ से समझेंगे। प्राइवेट स्कूल्स में मैडमें जो हैं वो बोर्ड पे लिखा देती हैं और बच्चा उसी को पढ़ के पास हो जाता है, समझ में किसी को कुछ नहीं आता। और यही कारण है जब बच्चा यूपीएससी की तैयारी करने जाता है तो पूरा 1 साल वो एनसीईआरटी को समझने में लगा देता है। और यही एक कारण है कि बच्चा अच्छे मतलब स्टार्टिंग में ही फेल होता हुआ नजर आता है। इसलिए बच्चा 9, 10, 11, 12 से लेकर ग्रेजुएशन कर रहा हो, कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहा है और भविष्य में उसका यूपीएससी की तैयारी करने का कोई भी ऑब्जेक्टिव है तो वो हमारे इस एनसीईआरटी के कंसेप्टर बैच से जुड़ सकता है। इस बात को बताने के लिए मैं ही हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं किसी शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान या किसी बड़ी सेलिब्रिटी को बुला के लाऊं और मुझे बताएं कि हरिमोहन जी के पास आके पढ़ लो, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं खुद बता सकता हूँ। फीस जो है वो बहुत कम इसीलिए रखी है क्योंकि हमने किसी सेलिब्रिटी को पाल नहीं रखा हमारी प्रचार करने के लिए। तो यहाँ ये बेसिक अमाउंट है जो आप पे कर सकते हैं, मंथली फीस है, तो इतना कोई बर्डन पड़ेगा नहीं। इन 2 नंबर्स पे कॉल करें, मैसेज करें, मेरे से बात करनी हो या कुछ भी करना हो। इसी तरीके से अगर आप एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं और उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो यूपीएससी के पेपर 2 से लेकर बहुत सारे दूसरे एस्पेक्ट्स, पीटी और बहुत सारे दूसरे एस्पेक्ट्स में इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत ये जो बुक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मंडे से इसका नया बैच शुरू हो रहा है, पॉलिटी का कंसेप्टर बैच इसका नाम दिया है। इसकी भी फीस हमने बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 500 रुपीज़ पर मंथ रखी है। और इसके लिए भी आप इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और बैच के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। टॉपिक है हमारा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला क्यों किया, उसका असली ऑब्जेक्टिव क्या था कि अफगानिस्तान के अंदर वो क्या नाम है कब्जा करे या अंदर एंटर करे, उसके पीछे का रीजन क्या था, उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो दोस्तों असलियत में हिस्ट्री के ऊपर थोड़ी नजर डालते हैं तो आपको बहुत कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। असलियत में एक पीरियड था जिसे कहते हैं कोल्ड वॉर पीरियड। अगर आप इस कोल्ड वॉर पीरियड को देखते हैं तो इस कोल्ड वॉर एरा में 2 ग्रुप्स थे। एक तरफ अमेरिका उसको लीड कर रहा था और दूसरे ग्रुप को यूएसएसआर लीड कर रहा था। अब यहां असलियत में आप देखेंगे कि एक तरफ अमेरिका है और अमेरिका की जो आइडियोलॉजी थी वो थी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी और यूएसएसआर की आइडियोलॉजी जो थी वो थी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी हमेशा आप देखेंगे कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो फ्रीडम की बात करती है, वो डेमोक्रेसी की बात करती है और उसमें जो भी ताकतवर है या ताकतवर इन द सेंस जो भी कैपेबल है, जो सक्षम है, जो मेहनत कर सकता है, वो आज़ादी के साथ तरक्की करे, पैसा कमाए, आगे बढ़े। कम्युनिस्ट जो हैं वो इक्वालिटी की बात करते हैं और इक्वालिटी का मतलब ये है फ्रॉम एवरीबडी हु
हैव टू एवरीबडी हु नीड्स इट, मतलब एक उसके पास जिसके पास है उससे लेकर, मतलब फ्रॉम एवरीबडी एज पर हिज कैपेसिटी टू एवरीबडी एज पर हिज नीड, जो ऐसा जिसके पास ज़्यादा कमाने की कैपेसिटी है उससे लेकर हम उसे दे देंगे जिसको ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये इक्वालिटी जो है वो ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करती है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करती है। ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब यह है कि वन पार्टी रूल होगा और वन पार्टी और वन आइडियोलॉजी होगी, एक पार्टी होगी और एक आइडियोलॉजी होगी, और उसी पार्टी को सपोर्ट करना पड़ेगा, उसी आइडियोलॉजी को जो सपोर्ट करना पड़ेगा वही पार्टी कहेगी, जो वो पार्टी कहेगी वही ठीक होगा, जो वो पार्टी कहेगी वही ठीक होगा। यहां आपको ये समझना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में आप देखेंगे एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ यूएसएसआर है, एक तरफ अमेरिका दूसरी तरफ यूएसएसआर। कोल्ड वॉर 1945 के आसपास से शुरू होता है और दिसंबर 1991 तक चलता है, और उसके बाद डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर होता है। जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर होता है, यानी यूएसएसआर का पतन हो जाता है, सोवियत संघ का जिस समय पतन हुआ उसके बाद असलियत में जब यूएसएसआर वाला ब्लॉक ही खत्म होगा, ये आइडियोलॉजी ही खत्म हो जाएगी, तो अमेरिका जो है वो यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ेगा। अमेरिका जो है वो यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ेगा, एक ध्रुवीय विश्व की तरफ बढ़ेगा। ये याद रखिएगा, यूनिपोलर वर्ल्ड। यूनिपोलर वर्ल्ड का मतलब दुनिया यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ेगी। इसका मतलब ये है दुनिया का इकलौता ताकतवर देश अमेरिका है, जो अमेरिका कहेगा वही सही होगा, बाकी किसी की कुछ नहीं सुनी जाएगी। ये एक रियलिटी थी। अब ऐसी सिचुएशन में सोचकर देखिए दोस्तों, यूनिपोलर वर्ल्ड की खास बात ये थी, दो रीजंस थे। एक तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर होने की वजह बाद राइज ऑफ रशिया जो है वो शुरू हो चुका था अप्रॉक्सीमेट 2000 के आसपास तक। सन 2000 के आसपास तक रिवाइवल ऑफ, राइज तो नहीं कहेंगे, रिवाइवल ऑफ रशिया शुरू हो चुका था, यानी रशिया दोबारा से ताकतवर होना शुरू हो चुका था। अब क्योंकि रशिया दोबारा से ताकतवर थोड़ा थोड़ा मतलब अपना एक डोमिनेंस को गेन करने की शुरुआत कर चुका था, जैसे इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज को वो अपने साथ मिलाना शुरू कर चुका था, उनके साथ एक कॉमनवेल्थ डेवलप करना शुरू कर चुका था। इसी तरीके से ईरान के साथ उसका प्रेजेंस जो है वो लगातार बढ़ रहा था। आर्मेनिया अज़रबैजान के अंदर उसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। ब्लैक सी के अंदर रशिया अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था, और साथ साथ यूक्रेन और बेलारूस के साथ साथ पोलैंड तक के अंदर उसका एक डोमिनेंस री एस्टैब्लिश हो रहा था। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो चाइना, जो भले ही अमेरिका का दोस्त रहा लेकिन एक कम्युनिस्ट नेशन था, और क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट नेशन था, यहाँ इसका भी राइज होना शुरू हो चुका था, ये बढ़ना शुरू हो चुका था। थोड़े थोड़े सिग्नल्स मिलने शुरू हो चुके थे कि बढ़ रहे हैं। ये चीज़ अमेरिका को दिखाई दे रही थी, क्योंकि सीरिया के अंदर बशर अल असद रजीम हुई, या इराक के अंदर सद्दाम हुसैन रजीम हुई, या लीबिया के अंदर क्या नाम है गद्दाफ़ी की रजीम हुई, या इजिप्ट में होस्नी मुबारक की रजीम हुई, या सूडान के अंदर रजीम हुई, या ट्यूनीशिया के अंदर रजीम हुई, यहाँ रशिया का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे लगातार बढ़ रहा था। अब ऐसी सिचुएशन में सोचकर देखिए, अमेरिका को यहाँ पर टेंशन होगी ही होगी। यूनिपोलर वर्ल्ड की एक खास बात तो ये थी कि अमेरिका सबसे ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन उसके साथ एक तरफ ये था कि नो वॉर, अब कोई वॉर नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से नो सेल ऑफ वेपन्स, एक तरफ तो वेपन्स की कोई सेल ही नहीं हो रही थी, और दूसरी तरफ आप देखेंगे रिवाइवल ऑफ यूएसएसआर हो रहा है। रिवाइवल ऑफ यूएसएसआर नहीं,
तो कम से कम रशिया हो रहा है, और दूसरा राइज ऑफ चाइना हो रहा है, जो 1991 के बाद अगर आप देखें या 2000 के आसपास तक देखें तो ये कैलकुलेशन थी कि अगले 20 साल बाद, यानी आज से 20 साल पहले सोचा गया होगा, अगले 20 साल बाद चाइना और यूएसएसआर ताकतवर होकर अमेरिका के डोमिनेंस को चैलेंज कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। अब आप सोचकर देखिए, अमेरिका कोई भी सुपर पावर हुई जो भविष्य का सोचकर चल रही है, कोई भी सुपर पावर जो भविष्य का सोचकर चल रही है, उस सुपर पावर को एक अपनी सुपर पावर बनाए रखनी है और दूसरा उसे अपने हथियारों की सेल को भी मेंटेन करके चलना पड़ेगा। यूनिपोलर वर्ल्ड है, हथियारों की सेल को मेंटेन करके चलना पड़ रहा है, सब चीज़ें हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाकर देख सकते हैं, यहाँ अमेरिका चाहेगा कि कम से कम अलग अलग लोकेशंस के ऊपर रशिया के इन्फ्लुएंस को ख़त्म किया जाए, चाइना को कमज़ोर किया जाए, और एक ऐसी लोकेशन ढूंढी जाए जहां से उसके सारे दुश्मन निपट जाएं। इस दुनिया में ऐसी लोकेशन यहां पर अफगानिस्तान है, क्योंकि अफगानिस्तान इकलौती ऐसा देश है जहां जिसके एक तरफ ईरान है, एक तरफ रशिया का इन्फ्लुएंस है, और दूसरी तीसरी तरफ यहाँ पर चाइना है। अब आप सोचकर देखिए, अफगानिस्तान, ईरान और रशिया, अफगानिस्तान इसके अंदर अगर अमेरिका किसी तरीके से एंट्री कर जाता है तो वो एक तो ईरान की तरफ देख सकता है, ईरान को प्रेशर में रखेगा, दबाए रखेगा, दूसरा रशिया को दबाए रखेगा, और तीसरा चाइना को दबाए रखेगा। अब आप अंदाज़ा लगाकर देखिए, यहाँ अगर अमेरिका एंटर कर जाता है, इस जगह पर एंटर कर जाता है, और यहाँ एक ये छुट भैया या यूं कहें एक मतलब जिसे कहते हैं पंटर सा दोस्त, बंदर या पंटर सा दोस्त, जिसके ऊपर चाइना का इन्फ्लुएंस थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है, उसको भी अमेरिका बाय हुक और बाय क्रुक अपने पक्ष में रख सकता है। अमेरिका बाय हुक और बाय क्रुक कैसे भी करके अपने पक्ष में रख सकता है। यानी अगर किसी तरीके से अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर एंटर कर जाता है किसी वजह से, किसी रीज़न से या कोई भी, तो उस रीज़न से जब वो एंटर कर जाएगा तो यहाँ से सिचुएशंस एक पंथ कई काज हो जाएंगे। यानी अफगानिस्तान में एंटर करने का सीधा सीधा मतलब ये है कि पूरे के पूरे एशिया की पावर्स के मेजर सेक्शन के ऊपर कंट्रोल करके रखा जा सकता है। यहाँ इंडिया का दूर दूर तक कोई रोल नहीं है, आप भले ही कोई सी भी पावर इसे काउंट करने की कोशिश करें, लेकिन ये वही दौर था जब इंडिया के साथ अमेरिका एक बहुत अच्छे रिलेशंस इस्टेब्लिश कर चुका था। हाँ, यहाँ से अमेरिका के इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहे थे, और बिल क्लिंटन जो है वो इंडिया की यात्रा कर चुके थे और इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस इस्टेब्लिश करने की पूरी कोशिश की जा चुकी थी। अब इंडिया के साथ इस्टेब्लिश की जा चुकी है, यानी इंडिया तो पहले ही अमेरिका के साथ है, और पाकिस्तान को भी किसी तरीके से अमेरिका के साथ करना ज़रूरी है, और यहाँ अफ़गानिस्तान में एंटर करना ज़रूरी है। कोई एक रीज़न चाहिए था, और वो रीज़न उसे मिल गया 9/11 अटैक का। ऑब्वियस सी बात है, 9/11 अटैक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला किया, जो इकोनॉमिक हब ऑफ अमेरिका था उसके ऊपर हमला किया, यानी एक तरीके से हार्ट ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर हमला किया। तो अमेरिका और साथ में 3000 अमेरिकन्स डाइड, 3000 अमेरिकन्स डाइड, 3000 अमेरिकी जो हैं वो मारे गए, 3000 अमेरिकी यहाँ पर मारे गए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सिचुएशन क्या रही होगी। एक तरफ तो एक रीज़न है, कॉज है, इसलिए बहुत सारे
कॉज टू अटैक है, कॉज टू अटैक, समझे। और कॉज क्या था, टेररिज्म, कॉज क्या था, टेररिज्म, और इसे डिक्लेयर किया गया वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। और अगर वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है तो उसे टेररिस्ट किसे डिक्लेयर करेंगे, तो टेररिस्ट असलियत में किसे डिक्लेयर किया, ओसामा बिन लादेन को, ओसामा बिन लादेन को। और ये कहा आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, या तो तुम हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो, या तो तुम हमारे साथ हो या फिर तुम हमारे खिलाफ हो। आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, या तो हमारे साथ हो या फिर हमारे खिलाफ हो। जब ये सिचुएशन आई कि हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो, तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए कहा गया कि भैया तालिबान अफ़गानिस्तान में है और अफ़गानिस्तान में तालिबान इस्टेब्लिश है। तालिबान की एक ख़ास बात कि ये मिडीवियल एज के अंदर रहने वाले पश्तून लोग हैं। ये मिडीवियल एज यानी मध्यकाल में रहने वाले पश्तून लोग हैं, जिनके अंदर प्राण जाए पर वचन न जाए, और साथ में ननवताई से लेकर बहुत सारी दूसरे ऐसे रूल्स हैं कि जो हमारी शरण में आ गया हम उसे जाने नहीं, हम उसके मरते दम तक साथ देंगे। जो हमारी शरण में आया हम उसका मरते दम तक साथ देंगे, ये कहा जाने लगा। अब ऐसे में अमेरिकन्स ने तालिबान को कहा कि ओसामा बिन लादेन को हमारे हवाले कर दो। तालिबान कहता मर जाएंगे लेकिन करेंगे नहीं, ये हमारा भाई है। बस यहाँ अमेरिका को एक रीज़न मिल गया, यहाँ अमेरिका को एक रीज़न मिल गया, एक कारण मिल गया, एक रीज़न, एक कारण मिल गया कि भैया अब उसे अफ़गानिस्तान पे हमला करना है। और रीज़न के पीछे के रीज़न्स आपको बता हैं, डिक्लेयर्ड रीज़न दुनिया को बताने के लिए कि हमें पूरी दुनिया के अंदर किस तरीके से, मतलब पूरी दुनिया को बताना है ना कि आप अफ़गानिस्तान पे हमला क्यों कर रहे हो। तो आप अफ़गानिस्तान पे हमला क्यों कर रहे हो, तो आपको असलियत में एक रीज़न मिल गया कि हमारा दुश्मन जिसने 3000 अमेरिकन्स को मारा, हार्ट ऑफ अमेरिका पर अटैक किया, उसके खिलाफ हमें लड़ना है। वी हैव टू फाइट अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ हमें लड़ना है। और जब हमने उसके खिलाफ लड़ना है तो हमें अफ़गानिस्तान पर हमला करना है। यहाँ से कई ऑब्जेक्टिव्स पास होंगे, यहाँ से कई ऑब्जेक्टिव्स पास होंगे। क्या पास होंगे कई ऑब्जेक्टिव्स, कि भाई सीधी सी बात है, एक तो जो रशियन इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशिया में इंक्रीज़ कर रहा है, उस रशियन इन्फ्लुएंस को कम किया जा सकता है, यानी रोका जा सकता है। पुतिन जितनी ताकत से आगे बढ़ रहे हैं उसको रोका जा सकता है। दूसरा, चाइनीज़ इन्फ्लुएंस, अगर चाइनीज़ इन्फ्लुएंस जो कि सेंट्रल एशिया में है और जो सेंट्रल एशिया में है और जो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में है, उसको रोका जा सकता है। तीसरा, ईरान के ऊपर आप दबाव बनाए रख सकते हैं कि भैया ईरान फालतू बोलेगा, क्योंकि ईरान के अंदर भी एंटी अमेरिकन रजीम है, अमेरिकन रजीम है। और क्योंकि ईरान में एंटी अमेरिकन रजीम है, ईरान में अमेरिका के विरोधी रजीम है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस एंटी अमेरिकन रजीम की वजह से अफ़गानिस्तान में रहकर अमेरिका ईरान के ऊपर भी सब खुफिया तंत्र वगैरह सब एस्टैब्लिश कर सकता है। रही बात पाकिस्तान की, तो दोस्तों असलियत में यहाँ पर पाकिस्तान को अगर देखते हैं
यहाँ पर अगर पाकिस्तान को देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि असलियत में चाइना जो है वो पाकिस्तान के ऊपर नज़र गड़ाए बैठा था। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी चाइना और अमेरिका दोनों से पक्की दोस्ती हमेशा से रही है। उस टाइम पीरियड में भी पाकिस्तान की चाइना से दोस्ती थी जब अमेरिका और चाइना कट्टर दुश्मन एक दूसरे को मानते थे, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट अपने पीक पर थे। यहाँ तक कहा जाता है कि अमेरिका और चाइना की दोस्ती करवाने में पाकिस्तान का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत बड़ा हाथ है। अब ऐसे में अमेरिका और चाइना की दोस्ती करवाने में अगर पाकिस्तान का हाथ है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्फ्लुएंस पाकिस्तान का कितना ज़बरदस्त रहा होगा उस टाइम पर। लेकिन 2000 के आसपास तक देखें तो 2000 के आसपास तक पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर एंटर कर चुका था। क्योंकि उसके पीछे का कारण क्या? क्योंकि पाकिस्तान ने कभी भी अपनी इंडस्ट्री को ग्रो नहीं होने दिया। पाकिस्तान की इंडस्ट्री बिल्कुल ग्रो नहीं हो पाई। दो चार बड़े बिजनेसमैन को छोड़ दें, जो कि मतलब हमारे यहाँ के तो बिजनेसमैन जो हैं उनकी जो टोटल वर्थ है उन कंपनीज़ की, एक या दो या तीन कंपनीज़ को मिला दिया जाए तो पाकिस्तान का पूरा जीडीपी है, और इकलौते एक हमारे जो बिलियनियर की जो वर्थ है वो पाकिस्तान के पूरे साल के बजट के बराबर है। तो इंडिया ने तो अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को ग्रो किया, पाकिस्तान ने कभी भी अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को ग्रो नहीं होने दिया, क्योंकि वो हमेशा फॉरेन एड के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट रहा। अब पाकिस्तान हमेशा फॉरेन एड पे डिपेंडेंट रहा, तो जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल गया तो उसे वो अमेरिका से फॉरेन एड मिलनी बंद हो गई। यही कारण था कि अब अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की जगह चाइना से एड लेने की कोशिश करने लगा। जो चाइना से एड मिल रही थी पाकिस्तान को वो अमेरिका को पसंद नहीं आ रही थी, इसीलिए अमेरिका जब यहाँ दोबारा गया तो पाकिस्तान जो है, जैसे होता ना एक कुत्ता जो है जीभ लटकाए बोटी मिलने का इंतज़ार कर रहा होता है, पाकिस्तान वैसा ही दुम हिलाते हुए, जीभ लटकाए, लार टपकाते हुए अमेरिका का इंतज़ार करने लगा कि आओ जी, आप अफ़गानिस्तान पे हमला करो, हमारे यहाँ से सामान लेकर जाओ, बस हमें कुछ बिलियन डॉलर दे दो, डील फिक्स कर ली। नतीजा क्या हुआ उस डील फिक्स करने का कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका एंटर किया, और जैसे ही अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने एंटर किया, अफ़गानिस्तान और यूरोपियन कंट्रीज़ ने यहाँ पर एक तरीके का वार अगेंस्ट टेररिज्म शुरू कर दिया। अब जैसे ही वॉर अगेंस्ट टेररिज्म शुरू होगा, आप मुझे खुद सोचकर बताइए वेपन्स यूज़ होंगे या नहीं होंगे? तो वेपन्स यूज़ हुए। वेपन्स अगर यूज़ होंगे तो उनका परचेज़ भी बढ़ेगा, और जैसे ही उनका परचेज़ बढ़ेगा, वॉर वेपन प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ जो हैं उनको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही वेपन प्रोड्यूसिंग कंपनी को प्रॉफिट होगा, ये दिखाना शुरू करेंगे कि इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और इससे प्रॉफिट फॉर या बेनिफिट टू इंडियन इकोनॉमी, बेनिफिट टू अमेरिकन इकोनॉमी, ये कहा जाने लगा। अब आप सोचकर देखिए, हमेशा अमेरिका ये कहता है, बहुत से इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं कि अमेरिका को कहीं ना कहीं पंगेबाजी करके लड़ते रहना चाहिए, क्योंकि वॉर बेनिफिट्स और वॉर इज़ बेनिफिशियल फॉर अमेरिकन इकोनॉमी, कि युद्ध जो है वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। युद्ध जो है वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद अमेरिका के लिए ये रहा होगा, या कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद कहें या कुछ भी। तो अमेरिका ने इस वॉर में एंटर किया, जिसका रिज़ल्ट जो है वो आउटकम जो है आपको देखने को मिलेगा किसमें? अफ़गान वॉर में।
दोस्तों नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के अंदर, अब ये तो एक छोटा सा डिस्कशन था, अब नीचे गए डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक भी है। मैंने अपना टेलीग्राम चैनल शुरू किया है, उसमें आप सभी मिलेंगे, बातचीत करेंगे, आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे, मेरे कुछ ओपिनियन होंगे आपको बताएंगे, और कुछ ना कुछ उसमें लगातार हम डिस्कशन करते रहेंगे। तो इसलिए अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ताकि टॉपिक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो भी दे दें, रेफरेंसेस जो लिए गए हैं वो भी दे दें, और कहीं ना कहीं ओपिनियंस को शेयर किया जा सके। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी उस टेलीग्राम चैनल को भी जोड़िए, मेरे साथ जुड़िए। धन्यवाद।